पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के बीकॉम पार्ट 1 के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अपन उद्यमिता विषय के बारे में बातचीत करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बातचीत करते हैं और पिछले वीडियो क्लास में अपन ने उद्यमिता के प्रकारों पर चर्चा की थी कि उद्यमिता कितने प्रकार की होती है। प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको दो प्रमुख मुद्दों पे बातचीत करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला है एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता या महत्व क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरा है उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप में बाधाएं क्या हैं, व्हाट आर द मेन बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन दो बातों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर को फिर अपन समाप्त करेंगे। तो जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता और महत्व का सवाल है, इम्पोर्टेंस और नीड का सवाल है, तो एंटरप्रेन्योरशिप या निगमीय उद्यमिता के विकास की आवश्यकता एवं महत्व बहुत से कारणों से है। उन कारणों में पहला आता है वातावरण के परिवर्तनों के अनुरूप संगठन को ढालने के लिए, टू अडॉप्ट ऑर्गेनाइजेशन इन ट्यून विद एनवायरमेंटल चेंजेस। अब संगठन के बाहरी वातावरण में हम देखते हैं कि अनेकों अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। मतलब जो संगठन के एनवायरनमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक इंटरनल एनवायरनमेंट। तो जहाँ तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या बाहरी वातावरण का सवाल है, उसमें बहुत परिवर्तन होते हैं, तेज़ी से परिवर्तन होते हैं, और उन परिवर्तनों पर अनुरूप संगठन को ढालने तथा परिवर्तनों का प्रत्युत्तर देने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है आवश्यक सा हो जाता है। मतलब जो बाहरी परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के अनुरूप संगठन को कैसे ढाला जाए या उन परिवर्तनों का कैसे प्रत्युत्तर दिया जाए, इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप का होना आवश्यक हो जाता है। एस ज़हरा एक विद्वान हुए, तो उन्होंने ये लिखा कि एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी कंपनियों को व्यवसाय के अंतर्गत बड़ी कंपनियों को व्यवसाय के अत्यंत गतिशील, प्रतिकूल तथा विषम परिस्थितियों वातावरण के अनुकूल ढालने का अवसर प्रदान करती है। तो कुल मिलाकर ये है कि क्योंकि बाहरी वातावरण में तेज़ी से परिवर्तन होते हैं, उन तेज़ी से होते हुए परिवर्तनों के अनुरूप संस्था को ढालना, ये एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा काम होता है। तो हम कह सकते हैं जो पहला महत्व का विषय है वो यही है कि वातावरण के परिवर्तनों के अनुरूप संगठन को ढालने के लिए उद्यमिता की या एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, व्यवसाय में विविधता लाने के लिए, टू डाइवर्सिफाई इन बिजनेस। अब व्यवसाय में विविधता का मतलब क्या है कि किसी विद्यमान संस्था के विद्यमान व्यवसाय में विविधता लाने में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब किसी विद्यमान संस्था के जो विद्यमान व्यवसाय है, उसमें यदि कोई विविधता या डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो उसमें उद्यमिता का या एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा योगदान होता है। या एंटरप्रेन्योरशिप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब संस्था में उत्पादन रेखा का विस्तार करने, मतलब जो संस्था की प्रोडक्ट लाइन है उसमें कोई विस्तार करने या उत्पाद रेखा जोड़ने या नए बाज़ारों का विकास करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है कारगर साबित हो सकती है। मतलब अगर संस्था को कोई नवीन अपने उत्पादों की श्रृंखला में कोई नवीन उत्पाद जोड़ना है, कोई नई प्रोडक्ट लाना है या किसी नए बाज़ार का विकास करना है, तो उसमें जो उद्यमिता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा है संस्था का स्वाभाविक विकास करने के लिए, टू एंश्योर ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब संस्था के विकास में, या हम कह सकते हैं संस्था के स्वाभाविक विकास में एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये संस्था के जो स्वाभाविक विकास है, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, उसको बहुत आसान बना देती है। व्यावसायिक सम्मिश्रण या एकीकरण या अधिग्रहण, व्यावसायिक सम्मिश्रण मतलब व्यावसायिक मर्जर्स, एकीकरण मतलब अमलगमेशन, और अधिग्रहण मतलब टेक ओवर। तो आप मर्जर, अमलगमेशन, टेक ओवर, सम्मिश्रण, एकीकरण, अधिग्रहण के द्वारा भी संस्था का विकास कर सकते हैं, किंतु यह स्वाभाविक विकास नहीं होता। तो हम
इन सब के द्वारा भी, अमलगमेशन या मर्जर या टेक ओवर के द्वारा भी संस्था का विकास तो कर सकते हैं, लेकिन ये संस्था का स्वाभाविक विकास नहीं माना जाता। स्वाभाविक विकास से संस्था का क्रमागत विकास होता है, और संस्था का जो स्वाभाविक विकास होता है उससे संस्था का ठोस विकास होता है। तो क्या फायदे हैं स्वाभाविक विकास के? कि ठोस विकास होगा और क्रमागत विकास होगा। एंटरप्रेन्योरशिप के विकास से ऐसा संभव होता है। सृजनशील एवं नवाचारी प्रबंधकों को पहलपन का अवसर देकर संस्था का स्वाभाविक विकास किया जा सकता है, क्योंकि संस्था विकास तो हम जैसा अपन ने देखा कि अमलगमेशन करके या संस्था का मर्जर करके या टेक ओवर करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो संस्था का स्वाभाविक विकास नहीं कहलाएगा, वो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। संस्था का जो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है वो सृजनशील एवं नवाचारी प्रबंधकों को पहलपन का अवसर देकर ही प्रदान किया जा सकता है। तो तीसरा पॉइंट हुआ संस्था का स्वाभाविक विकास करने के लिए। चौथा है प्रबंधकों या कर्मचारियों को अभिप्रेरणा, टू मोटिवेट मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्यों आवश्यक है? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप से संस्था में कई योग्य प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को बने रहने एवं कार्य करते रहने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि संस्था में जो योग्य अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको संस्था में बने रहने एवं कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। और जैसा आपको मालूम है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि किसी भी संस्था में कर्मचारी जब भी बने रहते हैं या जब भी अच्छा कार्य करते हैं जबकि उनको कार्य करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। तो प्रबंधकों या कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, नवीन प्रबंधकों को प्रशिक्षण, टू ट्रेन न्यू मैनेजर्स। एंटरप्रेन्योरशिप अपनाकर पुराने प्रबंधकों के साथ नए प्रबंधकों को लगाया जा सकता है, फलतः नए प्रबंधकों को प्रशिक्षण मिलता है। तो एक फायदा एंटरप्रेन्योरशिप का ये भी है कि हम अपने जो नए प्रबंधक होते हैं, जो न्यू मैनेजर्स अपनी संस्था में लाते हैं, उनको पुराने प्रबंधकों के साथ अटैच कर देते हैं, उनको पुराने प्रबंधकों के साथ लगा देते हैं, जिससे उनको पुराने प्रबंधकों की कार्यशैली का पता लगता है। वो ये देखते हैं कि पुराने प्रबंधक किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो भी उसी प्रकार से कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो नवीन प्रबंधकों को आपको अलग से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वो पुराने प्रबंधकों को देखकर ही स्वयं अपने कार्यों को जान लेते हैं और उस हिसाब से कार्य करते हैं। छठा है वितरण के नए माध्यम का विकास, टू डेवलप न्यू आउटलेट्स। अब एंटरप्रेन्योरशिप वितरण के नए माध्यमों का विकास करने में भी योग देती है। अब वितरण जो है ये भी संस्थान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, केवल उत्पादन ही नहीं, वितरण उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। अब नए उत्पादों, तकनीकों, सेवाओं आदि को इंटरनेट के माध्यम से भी आप देखते हैं बेचा जाता है, जिसको हम ऑनलाइन बिजनेस के नाम से जानते हैं। और वर्तमान कोरोना के ज़माने में तो हम देख रहे हैं कि ऑफलाइन बिजनेस बहुत कम हो रहा है, लोग बाज़ारों में जाना पसंद नहीं कर रहे, मॉल्स में जाना पसंद नहीं कर रहे। जो आमतौर पर लोग मॉल्स में जाना पसंद करते थे, बाज़ारों में जाना पसंद करते थे और उत्पाद को सामने देखकर खरीदना पसंद करते थे, अब वो ज़माना गया। अब कोरोना काल चल रहा है, लोग घर से निकलते नहीं हैं, कई बार लॉकडाउन के कारण से, कई बार कर्फ्यू कारण से, या कई बार अपने सुरक्षा के कारण से निकलना नहीं चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। तो वितरण के नए माध्यमों का विकास भी उद्यमिता के माध्यम से हो रहा है। ये जो ऑनलाइन बिजनेस सब उद्यमिता का ही एक स्वरूप माना जा सकता है। नेक्स्ट है नए उपक्रमों, डिवीजनों या नई व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना, टू एस्टैब्लिश न्यू एंटरप्राइज डिविजन्स और न्यू बिजनेस यूनिट्स। अब उद्यमिता को अपनाने से संस्था की नए उपक्रमों, नए डिवीजनों या नई व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना को बल मिलता है। मतलब जब आप एंटरप्रेन्योरशिप अपनाते हैं तो आप नए नए उपक्रमों की स्थापना करते हैं, उनके नए डिविजन्स खोलते हैं या नई व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना को बल मिलता है, और इन्हें स्वायत्त शासी या अर्ध स्वायत्त शासी बनाया जा सकता है। मतलब इनको टोटल ऑटोनोमस रूप देकर इनको स्थापित किया जा सकता है। ये सभी उपक्रम या इकाइयाँ आत्मनिर्भर बनती हैं, अतः संस्था का विकास आसानी से होता है। और लास्ट है लाभों में वृद्धि, टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। अब एंटरप्रेन्योरशिप अपनाने से संस्था के संसाधनों का जो है पूर्ण प्रयोग होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की जो हम बात करते हैं वो होता है। तो संस्था के जब साधनों का या संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है, अप्रयुक्त संसाधन उपयोग में लाए जा सकते हैं। अगर कोई ऐसे साधन है जो अप्रयुक्त रह गए हैं, जिनका आपने प्रयोग नहीं किया, उनको प्रयोग में लाया जा सकता है। अधिक संसाधन प्रतिस्पर्धी लागत पर क्रय किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त संस्था के लोग जब अभिप्रेरित महसूस करते हैं तो अंतर्गत प्रभाव इसका ये होता है कि लाभों को अंतर्गत वृद्धि देखने को मिलती है, कि लाभों में आपको वृद्धि देखने को मिलती है।
तो कुल मिलाकर एंटरप्रेन्योरशिप से लाभों में वृद्धि भी होती है। और लाभों में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप संस्था के जो संपूर्ण साधन हैं उन साधनों का अच्छा उपयोग करते हैं, पूरा उपयोग करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं और लोगों को अभिप्रेरणा मिलती है और इसी कारण से संस्था के लाभों में वृद्धि होती है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ मैंने आपको महत्व के बिंदु बताए 8, जो कि अभिप्रेरणा के महत्व को प्रदर्शित करते हैं, ये उद्यमिता के महत्व को प्रदर्शित करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की क्या आवश्यकता है या एंटरप्रेन्योरशिप की क्या महत्व है। तो एक बार आपकी सुविधा के लिए मैं पुनः इन 8 पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूँ कि ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसकी क्या आवश्यकता और महत्व है, किन कारणों से है। उसमें पहला है वातावरण के परिवर्तनों के अनुरूप संगठन को ढालने के लिए, दूसरा व्यवसाय में विविधता लाने के लिए, तीसरा संस्था का स्वाभाविक विकास करने के लिए, चौथा प्रबंधकों या कर्मचारियों को अभिप्रेरणा देने के लिए, पांचवा नवीन प्रबंधकों को प्रशिक्षण देने के लिए, छठा वितरण के नए माध्यमों का विकास करने के लिए, सातवां नए उपक्रमों, डिजाइनों या नई व्यावसायिक इकाइयों की स्थापना के लिए, और आठवां और अंतिम लाभों में वृद्धि के लिए। तो ये तो विद्यार्थियों कुछ महत्व के या आवश्यकता के बिंदु हुए जो कि उद्यमिता के महत्व और आवश्यकता को दर्शाते हैं। अब इस चैप्टर के अंतिम बिंदु को अपन आते हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो है एंटरप्रेन्योरशिप में बाधाएं या उद्यमिता की बाधाएं क्या हैं। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स या बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, की उद्यमिता की जो बाधाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अभी हमने देखे लाभ, तो लाभ तो बहुत से हैं जो हमने देखे, परंतु एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में बाधाएं भी बहुत हैं, बैरियर्स भी बहुत हैं। अब वो बाधाएं क्या हैं उनको अपन देख लेते हैं एक करके। तो एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में 5 प्रमुख बाधाएं मानी गई हैं। 5 प्रमुख बाधाओं में पहली है निगमीय अधिकारी वर्ग, कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी। अब निगमीय अधिकारी वर्ग जो है ये सबसे बड़ी बाधा माने जाते हैं। अब सबसे बड़ी बाधा क्या है, निगमीय अधिकारी वर्ग की होती है। प्रत्येक बड़ी कंपनी में प्रबंधकीय पदानुक्रम व्यवस्था होती है, मतलब मैनेजरियल हायरार्की सिस्टम होती है, और हम देखते हैं कि अनेक स्तर पर अनेक अधिकारी कार्य करते हैं या अनेक स्तर पर अनेक अधिकारी होते हैं। अब प्रत्येक स्तर के अधिकारियों से संसाधनों के उपयोग की अनुमति लेनी पड़ती है। अब जब संस्था में अनेक स्तर पर अनेक अधिकारी काम कर रहे होंगे तो आपको संस्था के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों से जो आपके संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके उपयोग की अनुमति लेनी पड़ती है। कई बार उपयोग की अनुमति नहीं भी मिलती, इसका विरोध हो जाता है, और कई बार साधनों का उपयोग करने की अनुमति है वो बहुत लेट मिलती है, समय लग जाता है। तो ऐसे में उद्यमी या प्रबंधकीय कर्मचारी का जोश ठंडा पड़ जाता है और फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि उद्यमिता सफल नहीं हो पाती। तो इंडस्ट्रियल मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ी जो बाधा है वो निगमीय अधिकारी वर्ग की। निगमीय अधिकारी वर्ग का मतलब ये है कि कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी की प्रपक पर आपके अधिकारी कार्य करते हैं, और वो अधिकारी जो हैं संसाधनों के प्रयोग को अनुमति देने के अंतर्गत कई बार बहुत डिले कर देते हैं, कई बार प्रयोग करने की अनुमति ही नहीं देते हैं, और इस कारण से जो संस्था में काम करने वाले अधिकारी या कर्मचारी वर्ग हैं वो हतोत्साहित होते हैं, डिस्करेज होते हैं, उनका जोश ठंडा पड़ता है, और फलतः हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सफल नहीं हो पाती। तो ये पहला बाधा है निगमीय अधिकारी वर्ग। दूसरा है आंतरिक उत्पादों से प्रतिस्पर्धा। अब एंटरप्रेन्योरशिप में एक बाधा, सबसे बड़ी बाधा ये भी है कि कभी कभी एंटरप्रेन्योरशिप को धक्का जब लगता है जबकि नए उत्पाद से उसी संस्था के अन्य उत्पादों को प्रतिस्पर्धा का भय हो जाता है। मतलब यदि एक संस्था कोई प्रोडक्ट बना रही है और वही संस्था जब किसी नए प्रोडक्ट को लेकर आती है तो अपनी ही संस्था के प्रोडक्ट से आपको खतरा हो जाता है पुराने प्रोडक्ट को। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का एक नुकसान हम कह सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो करने ही पड़ेंगे, आपको नए नए उत्पाद लाने ही पड़ेंगे बाजार में। लेकिन जब अपने ही संस्था के उत्पादों से बनाए गए उत्पादों से आपको प्रतिस्पर्धा होती है और पुराने जो उत्पाद होते हैं जब वो कम्पीट नहीं कर पाते तो आपके सामने समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल की ही बात करें, अब आप कोई भी कंपनी के मोबाइल ले लें, चाहे नोकिया के ले लें, चाहे सैमसंग के ले लें, चाहे एलजी के ले लें,
और चाहे वीवो ले लें, ओप्पो ले लें, मोबाइल इंडस्ट्री में जिस तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले आपके ये टच स्क्रीन, एंड्रॉयड फ़ोन, विंडोज़ टेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, सिंपल बटन वाले, पुश बटन वाले फ़ोन्स होते थे। आजकल टच स्क्रीन है, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं और क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। अब होता क्या है कि जब जैसे ही कोई नवीन फ़ोन आता है तो पुराने फ़ोन की उपयोगिता कम हो जाती है, तो उस संस्था के द्वारा बनाए गए पुराने फ़ोन की उपयोगिता कम हो जाती है। जैसे आईफोन की अगर हम बात करें तो जैसे ही आईफोन 10 लॉन्च होगा, 11 लॉन्च होगा, 10 की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, 10 लॉन्च होगा, 11 तो आपके 9 की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है और लोग पुराने मॉडल को लेना प्रेफर नहीं करते। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी बाधा है कि आप नवाचारों से दूर भी नहीं रह सकते और यदि नवाचारों को अपनाते हैं तो आपके जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनके सामने उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है। तो आंतरिक उत्पादों से प्रतिस्पर्धा या इंटरनल प्रोडक्ट कंपटीशन जो है ये भी एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में एक बाधा मानी गई है। तीसरा है आंतरिक संसाधनों की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज। अब आंतरिक जो संसाधन हैं उनकी क्या कमी है ये अपन देख लेते हैं कि कभी कभी विद्यमान संस्था के आंतरिक संसाधन पर्याप्त नहीं होते, मतलब आपके इंटरनल रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, जिससे नए उत्पाद के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते। मतलब जब आपके इंटरनल रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं तो आपको नए उत्पादों के विकास के लिए साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 2 से अधिक प्रबंधकों को नवाचार कार्यों के लिए एक साथ संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि 2 या 2 से अधिक प्रबंधकों को एक साथ संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है नवाचार करने के लिए। यदि सभी के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों न हों तो भी किसी न किसी नवाचार को त्यागना पड़ जाता है। अब मान लीजिए जैसे 2 प्रबंधक हैं, दोनों को नवाचार करना है तो दोनों को नवाचार करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब यदि मान लीजिए आपके पास संसाधनों की कमी है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक ना एक व्यक्ति को नवाचार का जो विचार है उसको त्यागना पड़ता है। फलतः उस नवाचार करने वाले प्रबंधक या कर्मचारी को आघात लगता है। तो कई बार संस्था के साधन ही अपर्याप्त होते हैं, संस्था के साधन सीमित होते हैं और सीमित संसाधनों की वजह से संस्था के प्रबंधकों या कर्मचारियों को आघात लगता है। तो ये तीसरी एक समस्या हुई या बाधा हुई एंटरप्रेन्योरशिप की। चौथा है उचित पुरस्कार का लाभ, लैक ऑफ प्रॉपर रिवॉर्ड। उचित पुरस्कार का अभाव या लैक ऑफ प्रॉपर रिवॉर्ड। कभी कभी नवाचार करने वाले प्रबंधक कर्मचारी को पर्याप्त पुरस्कार या प्रतिफल नहीं मिलता। मतलब कई बार क्या होता है कि जो नवाचार कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है प्रबंधक या कर्मचारी, उसको उस नवाचार करने का पर्याप्त प्रतिफल नहीं मिलता, उसको उसका वो रिटर्न नहीं मिलता। तो ऐसे में भी एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी या कोई भी श्रमिक जो है वो किसी पुरस्कार की प्रेरणा से ही काम करता है। हम सब जानते हैं कि अभिप्रेरणा का क्या महत्व है और कोई भी व्यक्ति कार्य जब करता है तो अधिकांश व्यक्ति जो कार्य करते हैं वो पुरस्कार पाने की प्रेरणा से ही करते हैं। और जब कभी इस प्रकार की कोई वारदात हो जाए या कोई बात हो जाए कि नवाचार करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार न दिया जाए या उसको रिकॉग्नाइज न किया जाए तो ऐसी स्थिति में वो हतोत्साही होता है और फिर एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये चौथा बैरियर है जिसे हम उचित पुरस्कार का अभाव के नाम से जानते हैं। पांचवा और अंतिम बैरियर है उच्च प्रबंधकों का असहयोग या नॉन कॉपरेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अब हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो नवीन कार्य हो चाहे पुराना कार्य हो, आपको जो टॉप मैनेजमेंट हैं या जो आपके प्रबंधक हैं या जो आपके अधिकारी वर्ग हैं उनका सहयोग अवश्य चाहिए होता है। और कभी कभी क्या होता है कि संस्था के जो उच्च प्रबंधक हैं वो अपने अधीनस्थ जो प्रबंधक होते हैं या कर्मचारी होते हैं उनको नवाचारों को क्रियान्वित करने में रुचि नहीं लेते। मतलब जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं या टॉप प्रबंधक हैं या जो उच्च स्तरीय प्रबंधक हैं वो संस्था के निम्न स्तर के जो प्रबंधक होते हैं या मध्यम स्तर के जो प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा नवाचार को अपनाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसके अंतर्गत बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते हैं। जब वो रुचि नहीं दिखाते हैं तो इससे भी संस्था के एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता का विकास नहीं हो पाता है। तो विद्यार्थियों ये 5 प्रमुख कारण मैंने आपको बताए हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में बाधाएं जिनको हम कह सकते हैं या बाधाओं के रूप में जाना जा सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ कि उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। तो उद्यमिता के विकास में बाधा नंबर 1 है
निगमीय अधिकारी वर्ग, दूसरा आंतरिक उत्पादों से प्रतिस्पर्धा, तीसरा आंतरिक संसाधनों में कमी, चौथा उचित पुरस्कार और पांचवा उच्च प्रबंधकों का असहयोग। तो विद्यार्थियों, आज अपन ने इस वीडियो क्लास के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता की क्या आवश्यकता है, उसकी क्या महत्व होती है, उसके अपन ने 8 बिंदु देखे, और एंटरप्रेन्योरशिप की क्या बाधाएं हैं, व्हाट आर द मेन बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की कौन सी प्रमुख बाधाएं हैं, जो 5 प्रमुख बाधाएं हैं उनको अपन ने जाना। अब इसी के साथ ये चैप्टर भी अपना समाप्त हुआ। ये अपना एंटरप्रेन्योरशिप का पहला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। आमतौर पर पहले चैप्टर में से आप देखते हैं कि एग्जामिनेशन में एक आध सवाल जरूर देखने को मिलता है, तो इसमें से भी एक सवाल बन सकता है। और वो सवाल आमतौर पर क्या होता है, यही होता है कि उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है, उद्यमिता की क्या विशेषताएं होती हैं, उद्यमिता का क्या महत्व है, या उद्यमिता के कितने प्रकार होते हैं, उनके प्रकारों को विस्तार से लिखिए। तो इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आमतौर पर आते हैं। तो मैंने आपको इस चैप्टर में कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, सभी चीज़ अपन ने डिस्कस कर ली, राइट फ्रॉम उद्यमिता की अवधारणा से लेकर विशेषता के बाद उद्यमिता का क्या महत्व है, उद्यमिता कितने प्रकार की होती है, अपन ने देखा था। उद्यमिता को हमने 8 भागों में क्लासीफाई किया था। उसके बाद उद्यमिता की क्या आवश्यकता और महत्व है और आज अपने लास्ट में उद्यमिता की बाधाएं भी देख लें कि उद्यमिता के विकास में क्या क्या बाधाएं आती हैं। तो विद्यार्थियों, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन अन्य किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर में सब बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई बाधा समझ में आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आपको लगता है कि ये कोई टॉपिक में कोई पॉइंट रह गया है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा था, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं व्यक्तिशः मेरे नंबर पर। आपके पास मेरे नंबर हैं सबके पास, और उन फ़ोन नंबर्स पे आप मुझे फ़ोन करिए। आपकी कोई भी बाधा है, प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको मैं सुलझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।